नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से मेरे चैनल बायोलॉजी फॉर ऑल पर। और मैं हूं आपका दोस्त अनुपम मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अभी रिसेंटली एक सीरीज शुरू की है जिसमें एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी के मैंने जो कुछ चैप्टर्स पर एक सीरीज शुरू की है। और उसी क्रम में जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो पहला चैप्टर है, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, उस चैप्टर को हमने कवर कर लिया है। उस पर मुझे अभी एक अंतिम जो पार्ट है उसका वीडियो अभी अपलोड करना है। उसके बाद अभी जो चैप्टर आज हम शुरू करेंगे वो है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ध्यान रखिए कि आपसे आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 17 से लेकर चैप्टर नंबर 22-23 तक, वो सारे के सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी पर बेस्ड हैं। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन हमने कवर कर लिया था ऑलरेडी। आज जो टर्न है, जो नेक्स्ट चैप्टर है, वो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, इसके बारे में हम समझेंगे और उसकी एक्चुअली क्या क्या फिजियोलॉजी है, कौन कौन से उसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, क्लास 11 एनसीईआरटी बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 17। देखिए, पिछला जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो था डाइजेशन का। देखिए, जो भी फूड हम खाते हैं, जो भी फूड, व्हाटएवर फूड वी टेक, इट गोज इनसाइड द स्टमक, wherein it is broken down into smaller pieces, smaller components, and further those components they travel through the entire body parts along with the help of the blood की सहायता से वो सारे के सारे जितने भी components हैं, कार्बोहाइड्रेट is converted into glucose, प्रोटीन, अमीनो एसिड, फैट, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं। और बेसिकली वो पहुंचते क्या, वो पहुंचते हैं सारे के सारे जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं। एवरी सेल नीड्स एनर्जी टू फंक्शन इन अ प्रॉपर वे। तो जो भी चीज़ हम खाते हैं, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। अब उस ग्लूकोज का यूज़ क्या है, उस ग्लूकोज को, दैट ग्लूकोज फर्दर इट इज़ ब्रोकन डाउन एंड एनर्जी इज लिबरेटेड। बॉडी को चलाने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, भोजन। लेकिन भोजन का अल्टीमेट पर्पस क्या है, भोजन का अल्टीमेट पर्पस तो एनर्जी है। एनर्जी से ही हमारे सारी बॉडी ऑर्गन जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो चल रही हैं। तो अगला जो चैप्टर है वो उससे डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन अगर डाइजेशन आपने अच्छी तरह से समझा है तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसको भी थोड़ा सा समझने में आपको आसानी होगी कि एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए, रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन कहें या ब्रीदिंग कहें, ब्रीदिंग को हिंदी में सांस लेना बोलते हैं, सांस लेना और सांस निकालना। अब किसी छोटे से बच्चे से अगर आप पूछेंगे ब्रीदिंग क्या है, तो बड़े आराम से बता दें, ब्रीदिंग इज टू टेक द एयर इनसाइड एंड गिव आउट द एयर आउटसाइड, यानी कि एयर को अंदर लेना और एयर को बाहर निकालना। ब्रीदिंग क्या, द एयर गोज इनसाइड एंड इट कम्स आउटसाइड। अब तो ऑब्वियस सी बात है, तो आपको पता होगा जो हम ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग में कौन से एयर बॉडी के अंदर जाती है, ऑक्सीजन जाती है, और कौन सी एयर बाहर निकलती है, वो CO2 निकलती है। तो क्या हम कह सकते हैं, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है इन विच ऑक्सीजन इज टेकन आउट इनसाइड द बॉडी एंड CO2 इज लिबरेटेड। या दूसरे शब्दों में कहें, ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या हम उसको बोल सकते हैं कि ब्रीदिंग क्या प्रोसेस है, इट्स द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन कौन सी दो गैसेस इन्वॉल्व है, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ऑक्सीजन और CO2। ऑक्सीजन जो हम अंदर लेते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू, और ऑक्सीजन कहाँ से एंटर करती है, ऑक्सीजन हमारे जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं दो, उनसे एंटर करती है एंड इट गोज इनटू द लंग्स, और लंग्स से फिर वो ब्लड में मिक्स होकर बॉडी के सारे पार्ट्स में जाती है। अल्टीमेटली कहाँ पहुँचती है, सेल्स में, और सेल्स में वो ऑक्सीजन इज यूज्ड टू लिबरेट ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक डाउन करती है और वहाँ से एनर्जी लिबरेट होती है। और इस प्रोसेस में CO2 प्रोड्यूस होती है, और वो CO2, सिंस CO2 इज टॉक्सिक टू द बॉडी पार्ट्स, CO2 बहुत एक टॉक्सिक गैस है हमारी बॉडी के लिए, इट हैज़ टू बी लिबरेटेड आउट टुवर्ड्स द आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ही वो गैस है जो भी चीज़ हम खाते हैं, और अल्टीमेटली खाने के बाद जो चीज़, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होने में ऑक्सीजन हेल्प करती है, जो CO2 प्रोड्यूस होती है, सिंस इट इज अ टॉक्सिक गैस, इट हैज़ टू कम आउट थ्रू द बॉडी एज सून इट इज प्रोड्यूस। जैसे ही प्रोड्यूस होती है उसको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है, क्योंकि उसका एक्यूमुलेशन बॉडी में बहुत टॉक्सिक होता है। तो कह सकते हैं ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक दूसरे के सिनोनिम है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक दूसरे के सिनोनिम है।
तो अगर यहाँ पर अगर डेफिनेशन पूछा जाए, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस और ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन इज अ फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एक्सचेंज विद कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एक्सचेंज्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन हालांकि फिजिकल प्रोसेस नहीं है, इसके बारे में भी डिटेल बात करते हैं। इससे पहले कि हम ह्यूमन डाइजेशन शुरू करें, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये देना जरूरी है कि देखिए जितने भी और दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म खासकर हम एनिमल्स की बात करें तो उनको हम दो ग्रुप में ब्रॉडली दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक तो इनवर्टिब्रेट्स, दूसरे वर्टिब्रेट्स। जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं उनमें रेस्पिरेशन उस तरह से नहीं होता जिस तरह से रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग्स में होता है। जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, इंसेक्ट्स वगैरह हैं, उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है? उनमें रेस्पिरेशन जो होता है बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। होता क्या है कि बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, बॉडी में कम है, तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर की तरफ बॉडी सरफेस के थ्रू डिफ्यूज हो जाती है और इसी तरह CO2 स्किन सरफेस से बाहर की तरफ डिफ्यूज आउट हो जाती है। इसके अलावा जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं, जो पानी में रहने वाले आर्थ्रोपोड्स हैं या मोलस्क, फाइलम मोलस्का है, उनके जो एनिमल्स है उनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स की सहायता से होता है। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जिनको गिल्स बोलते हैं, उनकी सहायता से उनमें रेस्पिरेशन होता है। फिश में भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं, गिल स्लिट्स होते हैं साइड में, उनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स में आपने जो क्लासिफिकेशन एनिमल्स का पढ़ा होगा उसमें फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स ये आते हैं। फिश में जो रेस्पिरेशन वो गिल्स की सहायता से होता है। एम्फीबियन में लंग्स की सहायता भी से होता है और स्किन की सहायता से, दोनों से होता है। जैसे अगर फ्रॉग की बात करें उसमें दोनों तरीके से होता है। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। यानी कि जितने लैंड वर्टिब्रेट्स हैं, जो जमीन पर पाए जाने वाले वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। उन ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं? लंग्स बोलते हैं। और लंग्स की सहायता से रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में रेस्पिरेशन होता है। ये तो बात हुई रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन का प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं, सीधे आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। सबसे पहले उसके ऑर्गन की बात करेंगे। चलिए बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने से पहले बात करते हैं ह्यूमन जो रेस्पिरेशन में ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, जो हमारे रेस्पिरेशन में जो ऑर्गन इन्वॉल्व हैं उनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ये देखिए मैंने एक डायग्राम, एक आउटलाइन ऑलरेडी बनाकर आपको रखा हुआ जस्ट टू सेव टाइम, और इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और आपको साथ साथ उसको कंपेयर भी करते जाइए कि मैं डायग्राम के थ्रू आपको क्या बताने और क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखिए मैंने भी क्या बताया था कि रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन विच ऑक्सीजन इज टेकन आउट एंड CO2 इज रिलीज्ड आउटसाइड। ऑक्सीजन को हम लेते हैं और CO2 को हम बाहर निकाल देते हैं। तो जो ऑक्सीजन हम जब लेते हैं और जो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, उसमें सबसे जो पहला ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है इसमें जब एयर इनसाइड रेस्पिरेटरी ऑर्गन जाती है वो किन के थ्रू जाती है? हमारी बॉडी में, हमारे फेस पर देखिए जो ये नोज है, नोज में दो नॉस्ट्रल्स होते हैं, ये इसको नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। तो नॉस्ट्रल्स की सहायता से एयर जो है वो अंदर की तरफ जाती है, जो हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन जिसको बोलते हैं लंग्स। तो ये जो मैंने बनाया है ये क्या है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से एयर अंदर गई, उसके बाद एयर जाती है कहां पर? अंदर नजल चैम्बर में। अंदर की तरफ जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं नजल चैम्बर। मैं यहां पर बनाता हूं नजल चैम्बर। इसको थोड़ा सा डायग्राम ठीक कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए कि जब हमने डाइजेशन पढ़ा था तो डाइजेशन में हम बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? देखिए हम मुंह से जो भी खाना खाते हैं तो वो खाना कहाँ जाता है? ईसोफेगस। और जो हम एयर लेते हैं वो एयर कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है। और गले का जो ऊपर का पोर्शन है वहाँ पर जो ईसोफेगस यानी कि इसको हम फूड पाइप बोलते हैं, और जो विंड पाइप जिससे एयर लंग्स में अंदर जाती है उसको ट्रैकिया बोलते हैं। दोनों की ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? कॉमन ओपनिंग होती है। नाम याद कीजिए, क्या नाम था उसका? नाम था फेरिंग्स। फेरिंग्स अगर आपको नाम याद हो, ये जो कॉमन ओपनिंग मैंने बनाई है ये क्या है? फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? फूड पाइप की। ये क्या बनाया है? ये बनाया है फूड पाइप। फूड पाइप को क्या बोलते हैं? ईसोफेगस बोलते हैं। और ये जो मैंने बनाया वो क्या बनाया? ये विंड पाइप है। विंड पाइप। विंड पाइप को क्या बोलते हैं? ट्रैकिया।
और फूड पाइप को क्या बोलते थे? ईसोफेगस। ध्यान दीजिए, जब आप डायग्राम बनाएंगे तो ईसोफेगस बनाने की जरूरत नहीं है, केवल एक आउटलाइन बनाकर आप छोड़ सकते हैं। तो ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप और विंड पाइप यानी कि ट्रेकिया के जो कॉमन ओपनिंग है उसको फेरिंक्स बोलते हैं। और याद कीजिए, मैंने उसमें बताया था कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? अगर आप बुक में देखेंगे तो एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पर उन्होंने एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे करके दिखाई है, ऐसे करके। इसको क्या बोलते थे? एपिग्लोटिस। एक मस्कुलर फ्लैप लाइक एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। तो जब भी हम खाना खाते हैं और जैसे खाना मुंह से नीचे की तरफ स्लाइड होता है, तो ये एपिग्लोटिस क्या करता है? विंड पाइप के ऊपर उसको आके उसको कवर कर लेता है ताकि खाना वो विंड पाइप में ना चला जाए। तो ये फेरिंक्स हो गई। अब ये फेरिंक्स क्या करती है? फेरिंक्स पासेस टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और यहाँ पर एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक बॉक्स लाइक कार्टिलेज का एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स को बोलते हैं, नाम बताइए क्या बोलते हैं इसको? साउंड बॉक्स। क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स। और साउंड बॉक्स का दूसरा नाम क्या है? यहां पर मैं बना दिए साउंड बॉक्स, यानी कि लैरिंक्स। देखिए, जो भी चीज हम जब बोलते हैं, बोलने के प्रोसेस में क्या है कि जब एयर जब बाहर निकलती है तो हमारे जो साउंड बॉक्स तो कॉमन नाम है, इसका जो बायोलॉजिकल नाम है वो है लैरिंक्स। लैरिंक्स को साउंड बॉक्स बोलते हैं। तो जब एयर बाहर निकलती है और हमारे जो साउंड बॉक्स में मस्कुलर फ्लैप्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। तो वोकल कॉर्ड्स के थ्रू जब एयर पास होती है तब गले से आवाज़ बाहर निकलती है, और जो भी चीज़ हम बोलना चाहते हैं उसको उस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो ये साउंड बॉक्स हो गया, ये लैरिंक्स हो गई। अब ये लैरिंक्स, साउंड बॉक्स यहाँ पर है। अब ये लैरिंक्स जो है नीचे की तरफ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये पूरा का पूरा ये लैरिंक्स हो गया, ये हो गया ट्रैकिया। ठीक है, फर्क क्या है? ये ट्रैकिया नीचे तक जा रहा है, कहाँ तक? लंग्स तक जा रहा है। लेकिन जो ऊपर का जो हिस्सा है, गले का हिस्सा है, वहाँ पर एक साउंड बॉक्स प्रेजेंट होता है। तो साउंड बॉक्स को बोलते हैं लैरिंक्स, विच हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग साउंड। आवाज निकालने के काम आता है। ये जो ट्रैकिया है, विंड पाइप, बाहर की तरफ से देखिए, आप अगर महसूस भी करेंगे तो आप अगर यहाँ पर ऐसे हाथ लगाकर देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक, नीचे तक आपको सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती है। आप यहाँ से छू के देखिए, आपको महसूस करेगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन स्ट्रक्चर का काम क्या है? ये विंड पाइप को आगे से प्रोटेक्ट करते हैं। विंड पाइप को आगे से प्रोटेक्ट करते हैं। पीछे से ये वर्टिबल कॉलम, जिसको रीढ़ की हड्डी है, उससे ये प्रोटेक्ट रहता है। और आगे से ये कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज के बने हुए स्ट्रक्चर्स होती है। सेमी सर्कल का मतलब आधा सर्कल होता है। तो ये क्या करता है? ये ट्रैकिया को आगे से प्रोटेक्ट करते हैं। ट्रैकिया, अब ये जो पूरा हिस्सा बनाएंगे उसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा इसको क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी। ये ट्रैकिया नीचे जाकर इट डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स। ये ट्रैकिया नीचे जाकर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और इन पार्ट को बोलते हैं, क्या होते हैं? ब्रोंकस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। ये ब्रोंकस है। जब आप ब्रोंकस लिखते हैं तो वो सिंगुलर है, और आपको 2 लिखने हैं, प्लूरल लिखना, तो ब्रोंकाई लिखेंगे। ब्रोंकाई क्या हो गया? प्लूरल हो गया। ध्यान रखने वाली बात ये है, ब्रोंकस सिंगुलर है, ब्रोंकाई प्लूरल है। क्योंकि मैंने एक तरफ निशान लगाया तो इसलिए मैंने ब्रोंकस लिखा है। अब चूंकि 2 होते हैं तो इनको ब्रोंकाई बोलेंगे। ये ब्रोंकस आगे जाके हमारे किसमें एंटर करते हैं? लंग्स में एंटर करते हैं। एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर होती है, किसके अंदर एंटर करते हैं। ये ब्रोंकस आगे जाके जब लंग्स में एंटर करते हैं, डिवाइड फर्दर, ये आगे जाके फिर डिवाइड होते हैं। किस तरह से डिवाइड होते हैं? इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं सिंगल लाइन से दिखा रहा हूं। और एक ही में दिखाऊंगा, क्योंकि डायग्राम जितना में आप बनाएंगे उतना ही उसको समय मत लगेगा बनाने में। तो ब्रोंकस जब लंग्स में एंटर करते हैं, दे डिवाइड फर्दर। अब बहुत फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होते चले जाते हैं, और मल्टीपल डिवीजन होता है। तो जो सबसे पहले डिवाइड हुआ उसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकियोल। प्राइमरी फिर सेकेंडरी में डिवाइड होता है। ये सेकेंडरी हो गया।
फिर ये टर्शरी, फिर आगे जाके डिवाइड हो गया ये टर्शरी ब्रोंकियोल। यानी कि जो ब्रोंकस होता है व्हेन इट एंटर्स इन लंग्स, अभी लंग्स में एंटर करता है तो ये इसमें मल्टीपल डिविजन्स होते हैं, बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, महीन और बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल पतला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में जाके डिवाइड होते रहते हैं। ये जो जब डिवाइड होते हैं पहली बार तो प्राइमरी ब्रोंकियल, जब ये आगे फर्दर डिवाइड हुआ तो सेकेंडरी वाले फिर डिवाइड हुआ तो वो टर्शरी, ऐसे करके ये कंटिन्यूएशन में रहते हैं। अल्टीमेटली कहाँ तक रहते हैं, बिल्कुल जब फाइन कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हर एक ब्रोंकियोल इट एंड्स इनटू एन एयर बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनको बोलते हैं एयर बैग, एयर सैक्स बोल सकते हैं, स्पेलिंग SACS। ये बेसिकली एयर सैक्स हैं और इनको बोलते हैं एल्वियोली। क्या बोलते हैं, एल्वियोली। जहां पर एल्वियोली है वो प्लूरल है और एल्वियोलस है तो वो सिंगुलर है। ये तो हो गया लंग्स के अंदर का स्ट्रक्चर। और ये क्या है, ये लेफ्ट, ये हमारा अगर इसको स्ट्रक्चर ऐसे देखें तो ये लेफ्ट लंग है और ये राइट लंग है, और ये पूरा का पूरा इसका कहाँ तक, यहाँ तक, ये क्या है, ये हमारा थोरेसिक कैविटी है। अब देखिए इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, हमारी थोरेसिक कैविटी चारों तरफ से कवर्ड है। कैसे कवर्ड है, अगर आप एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम देखें तो आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, बुक में देखेंगे तो कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। ये बेसिकली क्या, रिब्स हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर, 12 पेयर्स होते हैं। पूरा नहीं बनाया मैंने, आपको थोड़ा सा बना के दिखाया। ये रिब्स है। ये जो लंग्स हैं दे आर कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन। इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, बहुत पतली झिल्ली नुमा एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। यहाँ पर एक मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पर इस पर यहाँ दिखा सकता हूँ प्लूरल मेम्ब्रेन। तो हम कह सकते हैं इट्स अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। दोनों लंग्स एक मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होती है। इस डबल मेम्ब्रेन का काम क्या है, इनके बीच में जो दो मेम्ब्रेन दिखाई जाती है, एक मेम्ब्रेन तो जो है हमारी जो रिब्स है इसके क्लोज कांटेक्ट में रहता है, और दूसरी वाली जो मेम्ब्रेन है उसके कांटेक्ट में क्या होता है, वो लंग्स के सीधे कांटेक्ट में होता है। यानी कि कहा जाए लंग्स जो हमारे जो रिब्स हैं उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं। तो एक एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है और एक इंटरनल मेम्ब्रेन है। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, इसके बीच में जो फ्लूइड होता है क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड। इस प्लूरल फ्लूइड का पर्पस क्या है, इस प्लूरल फ्लूइड का पर्पस क्या है, इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर। लंग्स को सीधा डैमेज ना हो, झटका ना लगे। कई बार हम उछलते हैं, कूदते हैं, जंप करते हैं, कई बार वो शॉक सा लग जाता है छाती में, तो लंग्स डैमेज ना हो जाए, इसके रिब्स के कांटेक्ट में आएंगे तो डैमेज, बहुत ही सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, तो उसको बचाने के लिए शॉक एब्जॉर्बर होते हैं बेसिकली। तो एक डबल मेम्ब्रेन है, ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल, इसको मेम्ब्रेन को बोलेंगे, ध्यान रखिए प्लूरल मेम्ब्रेन। इसके बीच में जो फ्लूइड है वो प्लूरल फ्लूइड है जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ये हमारा राइट लंग है, अगर ऐसे खड़े होंगे तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है, ये राइट लंग हो गया, ये लेफ्ट लंग हो गया, ये हमारा विंड पाइप हो गया, ट्रैकिया। साउंड बॉक्स एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो साउंड प्रोड्यूस करने के काम होता है। लैरिंक्स सेमी सर्कुलर कार्टिलेज से कवर रहता है, बाहर से पीछे के स्पाइनल कॉर्ड से कवर है, ये नीचे तक जाता है और इसके बाद ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक राइट में चली गई, एक लेफ्ट में चली गई। राइट और लेफ्ट दोनों में मैंने डायग्राम एक ही तरफ दिखाया है। फिर ये फर्दर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में मल्टीपल डिविजन्स होते हैं इसमें। तो सबसे पहले जो डिवीजन है वो प्राइमरी ब्रोंकियोल, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, और होते होते अल्टीमेटली ब्रोंकियोल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हर ब्रोंकियोल एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं एयर सैक कॉमन लैंग्वेज में, या उसको बोलते हैं एल्वियोली। अब देखिए जो एयर हमने ली वो बेसिकली गई कहाँ, वो गई इस पूरे सिस्टम के माध्यम से कहाँ गई, लंग्स में, और लंग्स में भी जाकर इन ब्रोंकियोल्स की सहायता से कहाँ पर अल्टीमेटली जाकर स्टोर होती है, ये इन एल्वियोली में जाकर ऑक्सीजन है कुछ समय के लिए स्टोर हो जाती है। ये तो बात रही पूरे स्ट्रक्चर की। अब देखिए इसमें एक चीज और है, नेचर ने हमें इस तरह, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं और नेचर ने हमें उसको प्रोटेक्ट इस तरीके से किया है। ये अगर आप सामने देखें तो एक तो ये सामने से ये रिब्स से पूरा रिब्स
जो हमारी रिब्स है 12 पेयर ऑफ रिब्स उनसे कवर्ड है, यहाँ से लेके और यहाँ तक 12 पेयर ऑफ रिब्स है। सामने एक स्ट्रक्चर होती है, एक बोन होती है, इसको बोलते हैं स्टर्नम, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है ये। और जो ये लंग्स होते हैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जिनको बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। डायाफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। ये क्या है दिख रहा है? थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको। ये जो स्ट्रक्चर है डायाफ्राम, इसको क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। डायाफ्राम, DIA, डायाफ्राम। ये नीचे डायाफ्राम इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर लंग्स हैं। ये डायाफ्राम का फंक्शन क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। ये डायाफ्राम हो गया, तो ये लंग्स हमारे चारों तरफ से कवर्ड है। नीचे डायाफ्राम है, सामने स्टर्नम है, इसको यहाँ से यहाँ तक पीछे रिब्स हैं, इसके पीछे वर्टिब्रल कॉलम है। तो एक बेसिकली ये एक एयर टाइट कैविटी बन गई है। ये एक एयर टाइट कैविटी होने का जो पर्पज है वो ये है, एयर टाइट कैविटी होने का जो पर्पस है वो ये है कि ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, अगर ये कैविटी एयर टाइट ना हो तो गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। क्या एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है वो आपको समझाऊंगा। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा, और यही डायग्राम आपकी बुक में भी दिया है, तो समझने में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बहुत खास दिक्कत होगी आपको। और अब देखिए, अब अगर मैं पूछूं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में कौन कौन से जो ऑर्गन्स है, मेन ऑर्गन्स के नाम बताइए। सबसे पहले होगा नॉस्ट्रल्स, दूसरा क्या होगा? नेजल चैम्बर, हो गया। उसके बाद क्या हो गया? विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया, किस में कन्वर्ट हुई? एल्वियोलाई। एयर सैक किस में कर दीजिए? पहले ब्रोंकस आएगा, ब्रोंकाई यानी कि प्लूरल है तो ब्रोंकाई। उसके बाद एल्वियोलस, एल्वियोली कर देंगे, प्लूरल में लिखेंगे। एयर सैक, और मेन ऑर्गन क्या है? लंग्स। नॉस्ट्रल्स, नेजल चैम्बर, विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर एल्वियोली, एयर सैक, और मेन जो ऑर्गन है वो लंग्स है। अब अगर मैं पूछूं कि जो रेस्पिरेशन का बेसिक प्रोसेस उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं, अगर स्टेप्स की बात करें तो हो गए ऑर्गन्स। अब बात करते हैं स्टेप्स की, बेसिकली होता क्या है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं रेस्पिरेशन में। तो मैं कह सकता हूं चार मेन स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से? 4 मेन स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला क्या है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। पहला प्रोसेस तो यही है रेस्पिरेशन का, दैट वी इनहेल द एयर इनसाइड, उसको क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। सबसे पहले क्या किया हमने एयर को इनहेल किया, वो प्रोसेस क्या है इसके बाद वाले स्टेप में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा क्या है? अब ये एयर बेसिकली गई कहाँ? एयर कहाँ गई? लंग्स में गई। लंग्स में अल्टीमेटली कहाँ गई? उन एयर सैक्स में जाके थोड़ी देर के लिए स्टोर हो जाती है। तो वहां पर होता क्या है? एयर सैक यानी कि जो थैलीनुमा स्ट्रक्चर है उसमें बेसिकली। दूसरा क्या है? जो हमने एयर ली वो गई कहाँ? वो गई उन एयर सैक्स में जाकर इकट्ठी हो गई, और वहां पर जो होता है एक्चुअल प्रोसेस होता है, देयर हैपेंस एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दूसरा क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और कौन कौन सी 2 गैसेस इन्वॉल्व हैं? ऑक्सीजन
comes in, CO2 goes out. अब ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गई, डिफ्यूज हो गई तो वो किस में मिक्स हुई? वो ब्लड में मिक्स हुई, और उसके बाद वो गई कहाँ? बॉडी ऑर्गन्स में। तो ऑक्सीजन क्या हो रही है? ऑक्सीजन इज कैरियड टू द बॉडी ऑर्गन्स विद द हेल्प ऑफ ब्लड। वो ब्लड में मिक्स होने के बाद बॉडी के सभी ऑर्गन्स में जाके ट्रांसपोर्ट करती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होने के बाद बॉडी के सभी ऑर्गन्स में जाके ट्रांसपोर्ट हो रही है। अब ये ब्लड कैपिलरीज कहाँ जा रही है? बॉडी टिश्यूज में जा रही है। बॉडी टिश्यूज में जाने के बाद क्या होता है कि वो ऑक्सीजन टिश्यूज में डिफ्यूज हो जाती है, और वहाँ जो CO2 प्रोड्यूस हुई है वो ब्लड कैपिलरीज में यानी ब्लड में डिफ्यूज इन हो जाती है और ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट हो जाती है। डिफ्यूज ऑन आउट O2 इन टिश्यूज। ये कैसे होता है इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा। ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गई, अब ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गई तो उसका पर्पस क्या है, उसका यूज क्या है? दैट ऑक्सीजन इज यूज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, एक बार फिर से बता देता हूं। सबसे पहले जो फिजिकल प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, उसमें ऑक्सीजन हमने अभी इनटेक किया, वो ऑक्सीजन कहाँ गई? लंग्स में गई। अल्टीमेटली कहाँ स्टोर हुई? एयर सैक में, एयर पॉकेट्स जिनको बोलते हैं वहां स्टोर हुई। वहां पर एक्चुअल प्रोसेस क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि जो ऑक्सीजन एयर सैक में इकट्ठी हुई वो डिफ्यूज होके ब्लड में मिक्स हो गई, और जो CO2 ब्लड में थी ऑलरेडी वो डिफ्यूज आउट किस में हो गई? एयर सैक्स में। फिर उसके बाद जो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो गई वो कहाँ जाती है? वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाती है, पार्ट्स से अल्टीमेटली कहाँ जाती है? टिश्यूज में जाती है, टिश्यूज से सेल्स में जाती है। तो फिर अगला पार्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हुई, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ब्लड से के थ्रू ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट हुई वो गई कहाँ? वो टिश्यूज में गई। हमारी बॉडी ऑर्गन्स टिश्यूज के बने हुए हैं, वो टिश्यूज में, और टिश्यूज किनसे मिलकर बने? सेल से मिलकर बनी। तो अल्टीमेटली वो गई कहाँ? टिश्यू लेवल पर पहुंची। टिश्यू लेवल पर फिर वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वहां पर ऑक्सीजन टिश्यूज में चली जाती है और CO2 वहां से ब्लड में मिक्स हो जाती है, और CO2 फिर ब्लड के थ्रू वो वापस लंग्स में आएगी। वो प्रोसेस क्या है मैं डिटेल में समझाता हूँ आपको। और जो ऑक्सीजन टिश्यू लेवल तक, सेल लेवल तक पहुंची, उसका क्या हुआ? वो फिर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में काम आती, जिसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। नीचे हमारी थोरस एब्डोमेन रीजन है। इस रीजन को क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी। क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी। यहाँ पर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। सामने क्या है? स्टर्नम है। स्टर्नम, पीछे क्या है? वर्टिबल कॉलम है, नीचे डायाफ्राम है, और ये स्टर्नम से वर्टिबल कॉलम तक पीछे देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 12 इस तरफ और 12 इस तरफ, और नीचे क्या है? डायाफ्राम, और ऊपर से ऑलरेडी कवर है। इस तरीके से ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, बीच में जो स्ट्रक्चर, इट इज एन एयर टाइट चैम्बर। एक पूरी तरीके से एयर टाइट चैम्बर है जिसमें बाहर से हवा एयर एंटर नहीं कर सकती, नीचे से, ऊपर से कहीं से एंटर नहीं कर सकती। देयर इज ओनली वन पैसेज, एक ही पैसेज है एयर निकलने का, और एक ही पैसेज है एयर को बाहर निकालने का। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये बेसिकली लंग का एक स्ट्रक्चर है। सिर्फ ये दिखाने के लिए इंस्पिरेशन प्रोसेस होता कैसे। देखिए इंस्पिरेशन प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, प्रेशर ग्रेडियंट। व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि एक तरफ प्रेशर ज्यादा है और दूसरी तरफ प्रेशर कम है, तो सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा होगा कि ज्यादा प्रेशर वाले रीजन से कम प्रेशर वाले रीजन की तरफ एयर जो है अपने आप मूव करने लगती है। और दूसरी चीज आपने पढ़ी होगी कि अगर किसी, जैसे मान लीजिए किसी खाली जगह में एयर है और उस एयर को अगर उसका एरिया बढ़ा दिया जाए तो एयर का प्रेशर अपने आप कम होता है, सीधी सी बात है। और उस एरिया को, उसको वॉल्यूम को अगर हम कम करते चले जाएं तो प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? प्रेशर बढ़ता चला जाता है। ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, सीधा सा रूल है कि अगर वॉल्यूम को आप कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम को आप एक्सपेंड कर देंगे, जगह ज्यादा हो जाएगी तो एयर का प्रेशर उसमें अपने आप कम हो जाएगा। तो ये प्रेशर का और वॉल्यूम का रिलेशन होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। क्या हम फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। होता क्या है, अब देखिए ये आउटसाइड एनवायरनमेंट है जहां पर ऑक्सीजन काफी मात्रा में प्रेजेंट है, और जो हमारे लंग्स हैं उसमें ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन से हमेशा कम रहता है। अगर मैं पूछूं कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का परसेंटेज वो कितना है, वो लगभग 20% ऑक्सीजन होती है। कितनी? 20% ऑक्सीजन है। हम इस 20% की बात नहीं कर रहे, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाहर जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर है
ऑक्सीजन की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है और लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा कम है। उससे अब एक्चुअल मैकेनिज्म होता कैसे है उसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ। ये जो हमारी रिब्स हैं, ये जो हमारी रिब्स हैं और रिब्स को जोड़ने के लिए यहाँ पर बीच में क्या कार्टिलेज है और ये रिब्स पीछे किससे जुड़ी है, वर्टेब्रल कॉलम से। इन रिब्स में दो तरह की मसल्स पाई जाती है, दो तरह के मसल के सेट पाए जाते हैं। उन मसल्स को बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। जो रिब्स में हमारी मसल्स पाई जाती है, देयर आर टू सेट्स। उन जो रिब्स के बीच में जो कार्टिलेज वाला पोर्शन है उसमें दो तरीके की मसल्स पाई जाती है। उन मसल्स को बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। जो दो सेट हैं उनके नाम मैं बता देता हूँ। एक होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, दूसरी होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। दो सेट होते हैं। होते कैसे हैं मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से समझा देता हूँ। यहीं पर ही होते हैं, बाद में डायग्राम ऐसे करके इसको बिगाड़ दूंगा, ठीक है। तो ये इनमें से एक एक्सटर्नल है, दूसरी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है। इसको मैं अभी हटा दूंगा, नहीं तो डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल कोस्टल मसल्स दोनों तरीके के सेट्स पाए जाते हैं। उनका फंक्शन क्या है देखिए। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो हमारी रिब्स के बीच में पाई जाती हैं, वो क्या करती हैं, जो जब रिब्स को आगे की तरफ एक्सपेंड करती हैं, रिब्स को आगे की तरफ एक्सपेंड करती हैं, क्या करती है, रिब्स को डोर्सल साइड में फॉरवर्ड की तरफ एक्सपेंड करती हैं। और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो रिब्स को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। एक जो मसल का सेट है वो रिब्स को फॉरवर्ड की तरफ एक्सपेंड करता है, दूसरा जो मसल्स का सेट है वो रिब्स को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई और ये मसल्स हैं क्या, ये हमारी रिब्स में जो कार्टिलेज वाला पोर्शन होता है उसमें ये मसल्स के सेट्स होते हैं। अब मैं इस डायग्राम को यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और लंग्स में ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लंग्स में ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो एयर जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। होता क्या है, ये एक्सटर्नल मसल का जो सेट है वो सबसे पहले क्या करेगा, रिब्स को फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा और साथ साथ किसकी तरफ मूव करेगा, ये आगे की तरफ मूव हो रहा है। इसको मैं ऐसे एरो से दिखा देता हूँ। रिब्स आगे की तरफ मूव हुई, साथ साथ ये जो डायाफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है ये नीचे की तरफ एक्सपेंड होता है। क्या होता है, ये नीचे की तरफ एक्सपेंड होता है। उसकी फिजियोलॉजी थोड़ी सी अलग है। तो ये जैसे मान लीजिए ये आपका डायाफ्राम है, ये नीचे की तरफ एक्सपेंड हुआ और रिब्स आगे की तरफ एक्सपेंड हुई। तो उसकी वजह से हुआ क्या, इसके अंदर जो वॉल्यूम था, जो जगह थी, जो स्पेस था, वो स्पेस क्या हो गया, बढ़ गया। अभी इसके अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, बाहर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है और एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो जब ये एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स ने रिब्स को फॉरवर्ड किया, डायाफ्राम नीचे की तरफ एक्सपेंड हुआ, जो तो हमारी थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। जब उसका थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर कम हो गया, ज़्यादा होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा थोरेसिक कैविटी का तो प्रेशर अपने आप ही जिसके अंदर प्रेशर था वो कम हो गया। जब ये एयर प्रेशर कम होता है तो जो बाहर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो लंग्स में अंदर की तरफ मूव हो जाती है। तो ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन क्या हुई, अंदर की तरफ मूव होने लगी। समझ में आ गया, सिंपल सा प्रोसेस है। एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स ने रिब्स को आगे की तरफ एक्सपेंड किया, डायाफ्राम नीचे की तरफ इस तरह से एक्सपेंड हुआ, जो थोरेसिक कैविटी थी उसका वॉल्यूम बढ़ गया। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा तो उसके अंदर जो पल्मोनरी वॉल्यूम है साथ साथ वो भी बढ़ गया। जब वो बढ़ गया तो उसके अंदर जो प्रेशर था वो क्या हो जाएगा, अपने आप ही कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम हुआ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर ज़्यादा है, लंग्स के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर के मुकाबले कम है, तो एयर बाहर से अंदर की तरफ मूव कर गई। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन, इसको कहते हैं सांस लेना, टू टेक एयर इनसाइड। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, मैंने बोला एक्सपिरेशन, टू रिलीज एयर आउटसाइड। ये जो प्रोसेस है इसका ठीक अपोजिट ये वाला प्रोसेस है, इसका ठीक अपोजिट ये वाला प्रोसेस जो है इसका बिल्कुल ठीक अपोजिट, यानी कि जो एयर बाहर निकालने वाला प्रोसेस है इसका ठीक उल्टा है। इसमें जो मसल्स काम करती हैं उनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। इनका काम क्या होता है,
ये रिब केज जो होता है उसको अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ये क्या करती है, अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तब होता क्या है, अभी यहां पर CO2 का कंसंट्रेशन बाहर के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि जो हमारे बॉडी में CO2 एक्यूमुलेट हुई है वो लंग्स में जाकर अभी एक्यूमुलेट हो गई कुछ समय के लिए। अब होता क्या है, जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं उन्होंने क्या किया, डायाफ्राम को अंदर की तरफ मूव करना शुरू किया। डायाफ्राम अब पहले इस पोजीशन में था, जब हमने इंस्पिरेशन किया तो ये थोड़ा इस तरह से हो गया, कैविटी का साइज बढ़ गया, एयर अंदर चली गई। अब जो दूसरा वाला प्रोसेस इसका ठीक उल्टा है, डायाफ्राम अपने नॉर्मल वाली पोजीशन में वापस आने लग गया है, और साथ साथ जो रिब्स बाहर की तरफ मूव कर रही थी वो अब रिब्स अंदर की तरफ मूव करने लगी। किन मसल्स की सहायता से, इंटरकॉस्टल मसल्स की सहायता से रिब्स क्या हुई, अंदर की तरफ मूव करने लगी। अब जब रिब्स अंदर की तरफ मूव हुई, डायाफ्राम अपनी वापस पुरानी वाली पोजीशन में आने लग गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो अंदर जो थोरेसिक कैविटी में एयर का जो वॉल्यूम था वो कम हो गया कि ज्यादा हो गया। जब वॉल्यूम आप कम करेंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, कम होगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जब वॉल्यूम आपने घटा दिया तो उसमें एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा, नेचुरल सी बात है। तो इसमें CO2 का प्रेशर ज्यादा हो गया, बाहर CO2 का प्रेशर अंदर के मुकाबले कम है। तो देयर इज अ चेंज इन द ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर के ग्रेडियंट में चेंज आ गया। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर की तरफ मूव आउट होने लगती है। तो CO2 क्या होगी, यहां से ये बाहर की तरफ मूव होने लगेगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन एक के बाद ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है। एंड these all processes are controlled by the involuntary muscles। हमारी इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं जो किसके द्वारा कंट्रोल होती है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा। जो नर्व्स होती है वो इनके मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। हमारा उस पर सीधा कोई क्या कहते हैं, कमांड नहीं, कैसे कह सकते हैं, सीधा हमारे ऊपर कोई कमांड नहीं है। हालांकि प्रैक्टिस के थ्रू उसको हम कुछ देर तक रोक सकते हैं, उसको प्रोसेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, या प्रोसेस को थोड़ी देर डिले कर सकते हैं। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले जो टॉपिक है उसमें जो जैसे NCERT का जो सिलेबस है, क्लास 11 का जो बुक्स है उसके हिसाब से ही हम चल रहे हैं। उसके बाद अभी जो टॉपिक है उसको हम कवर करते हैं।